अगर आप टेट सीरियसली लेना चाहते हैं तो आज के क्वेश्चंस मिस मत करना। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू वीनस एजुकेटर्स। आई एम सैयद सलीमा तहसीन, योर एजुकेटर। सो आज हम न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ न्यू टॉपिक्स पर टेट के क्वेश्चंस करेंगे। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मैं जितना हो सके वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रख रही हूँ ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट लूज़ ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर पाएँ। और ध्यान रखिए, अपना क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, अ टीचर प्रेजेस ओनली हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स रेगुलरली। ओवर टाइम एवरेज स्टूडेंट्स स्टॉप participating. This situation highlights the impact of. इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? रीइंफोर्समेंट बोलेंगे, टीचर एक्सपेक्टेशन बोलेंगे, मोटिवेशन डिफिसिट बोलेंगे या क्लासरूम डिसिप्लिन बोलेंगे? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो टीचर यहाँ कर क्या रही हैं? टीचर जस्ट जो बच्चे हाई परफॉर्म कर रहे हैं उनको रेगुलरली तारीफ़ किए जा रही हैं। तो इस दौरान क्या हो गया? एवरेज स्टूडेंट जो है स्टॉप हो गए पार्टिसिपेशन में। तो ये सिचुएशन आपको क्या बताती है? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, टीचर एक्सपेक्टेशन। यानी जब टीचर सिर्फ हाई अचीवर्स को प्रेज करता है तो एवरेज स्टूडेंट्स इग्नोर्ड फील हो जाते हैं। तो ये एवरेज स्टूडेंट्स जो इग्नोर फील हो जाते हैं, इसको पिग्मलियन इफेक्ट या टीचर एक्सपेक्टेशन का इम्पैक्ट होता है। ओके, तो जहाँ टीचर के बिलीव स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, हम उसको टीचर एक्सपेक्टेशन बोलेंगे। ऑलराइट, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट परफॉर्म्स वेल इन ओरल टास्क बट स्ट्रगल्स इन रिटन एग्जाम ड्यू टू एंजाइटी। दिस इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय। एक बच्चा जो है ओरल तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है बट रिटन एग्ज़ाम में एंजाइटी की वजह से अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो ये कौन सी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है? कॉग्निटिव डिले है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, इमोशनल फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग है या फिर लो इंटेलिजेंस है? जब बात एंजाइटी की आ रही है, एंजाइटी आपका एक तरीके का इमोशनल फैक्टर है। ओके, सो याद रखिए, एंजाइटी को आप इमोशनल फैक्टर कंसीडर करेंगे तो कीवर्ड्स की तरह यूज़ की जा सकती है ये बात। सो स्टूडेंट का रोल परफॉर्मेंस, स्टूडेंट का ओरल परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन रिटन एग्ज़ाम में एंजाइटी की वजह से स्ट्रगल हो रहा है। सो ये इमोशनल फैक्टर्स हैं, इसीलिए इसको ना आप लर्निंग डिसेबिलिटी बोल सकते हैं या फिर कॉग्निटिव डिले इसको नहीं बोल सकते। इसको हम सिर्फ बोलेंगे कि ये जस्ट एक इमोशनल फैक्टर है। बच्चे का ना इंटेलिजेंस कम है, ना ही कोई कॉग्निटिव प्रॉब्लम है, ऑलराइट, ना कोई डिसेबिलिटी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ टीचर अलाउज स्टूडेंट टू चूज टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट इट मेनली प्रमोट्स। देखिए, जब बच्चे को टीचर बोल रही हैं, अलाउ कर रही हैं कि अपना टॉपिक खुद ही चूज़ करें उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, सो ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है या फिर नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है या रोड लर्निंग है? देखिए, जब आप अपना मन चाहा करते हैं तो मन चाहने का ही मतलब है आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं, अंदर से मोटिवेटेड है ना? तो इट्स सिंपल, आपका इंटरेस्ट है, बच्चे का इंटरेस्ट है, दैट मीन्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ऑलराइट, क्लियर है ना आपको ये कॉन्सेप्ट के जब स्टूडेंट को अपनी इंटरेस्ट के टॉपिक्स चूज करने दिए जाते हैं तो लर्निंग अंदर से मोटिवेटेड होती है। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एक क्लियर एग्जाम्पल है। इतनी सी बात है कि जब आप अपना मन चाहा करते हैं तो इंट्रिंसिकली है ना। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, forgetting that occurs due to interference from newly learned information is called. तो forgetting का कब हो रहा है? forgetting जब आपको एक इंटरफेरेंस हो रहा है या फिर एक न्यू इन्फॉर्मेशन की डिस्टर्बेंस की वजह से आप
कुछ भूल रही हैं तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रेस डीके बोलेंगे या रेट्रोएक्टिव इंटरफ्रेंस बोलेंगे, प्रोएक्टिव इंटरफ्रेंस बोलेंगे या रिप्रेशन बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे रेट्रोएक्टिव इंटरफ्रेंस, ऑप्शन बी। जब नई लर्निंग पुरानी लर्निंग को डिस्टर्ब करती है उसे रेट्रोएक्टिव इंटरफ्रेंस कहते हैं। ओके, जब ओल्ड से न्यू की तरफ डिस्टर्बेंस हो रहा है, सॉरी न्यू से ओल्ड की तरफ डिस्टर्बेंस हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? रेट्रोएक्टिव बोलेंगे। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हु लर्न्स बेस्ट डायग्राम्स, चार्ट्स एंड मैप्स शोज स्ट्रेंथ इन। देखिए, ये हम गार्डनर की थ्योरी से देखें क्वेश्चन कि बच्चा जिसका इंटेलिजेंस डायग्राम्स, चार्ट्स, मैप्स में ज़्यादा है वो किस टाइप का इंटेलिजेंस लगता है? तो डायग्राम्स, चार्ट्स वगैरह ये एक क्या बोलेंगे, जगह वाली है ना, यानी कौन सी जगह पे आप कौन सा कर्व लेंगे, इट डिपेंड्स, राइट? तो आप स्पेशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। ये लिंग्विस्टिक तो नहीं हो सकती है, बॉडीली किनेस्थेटिक भी नहीं है, लॉजिक भी नहीं है। बहरहाल आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि मैप्स, चार्ट्स एंड डायग्राम्स के थ्रू लर्निंग प्रेफरेंस स्पेशियल या विजुअल इंटेलिजेंस को शो करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है, अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स फील सेफ टू आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्रेस ओपिनियंस रिफ्लेक्स। तो एक क्लासरूम जहाँ बच्चे सेफ फील कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए? क्वेश्चंस करने के लिए, अपने ओपिनियंस रखने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। जब बच्चे सेफ फील कर रहे हैं तब ये कौन सी क्लासरूम है बताइए मुझे? ये कॉम्पिटिटिव क्लाइमेट है या अथॉरिटेरियन है, डेमोक्रेटिक है या कंट्रोल्ड है? तो देखिए, जैसे हमारी कंट्री में आपको राइट टू स्पीच है, वैसे ही क्लास में भी अगर राइट टू स्पीच मिल गया तो हमारी कंट्री जैसे डेमोक्रेटिक है, क्लासरूम भी वैसे ही डेमोक्रेटिक बन जाएगी। ओके, तो सी ऑप्शन, सेफ एनवायरनमेंट जहाँ स्टूडेंट्स फील करेंगे कि वो लोग फ्रीली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस तरीके के क्लास को हम डेमोक्रेटिक क्लासरूम बोलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल साइकोलॉजी फीडबैक इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज। तो साइकोलॉजी के मुताबिक आपको फीडबैक कब इफेक्टिव होता है? जब डिलेड एंड जनरल है, इमीडिएट एंड स्पेसिफिक है, ओनली करेक्टिव है, गिवन एट द एंड ऑफ द टर्म। तो कब देना चाहिए फीडबैक? जैसे आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक किए बिना चले जाते हैं, इस तरीके से फीडबैक देना चाहिए, डिले करके नहीं। तो इमीडिएट एंड स्पेसिफिक चाहिए। इमीडिएट यानी जैसे आपको लगा कि दिस सेशन हेल्प्स मी इन द एग्जामिनेशन, आपको लाइक बटन हिट करना है। और क्या करना है आपको? स्पेसिफिक यानी एक कमेंट डालना है ना? तो वैसे ही साइकोलॉजिकली एजुकेशन में आपको इफेक्टिव फीडबैक कब कह सकते हैं? जब वो इमीडिएट और स्पेसिफिक हो। ओके, स्पेसिफिक यहाँ आपका मीनिंग कैसे लेंगे आपके? जब कभी भी आप किसी की तारीफ कर रहे हैं या फिर कोई गलती बता रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक प्रूफ देंगे, एक एविडेंस देंगे। लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो मैं साथ ही साथ बोलूँगी कि आपने बीच बीच में कैपिटल्स यूज़ किया है, ओके, आपने प्रॉपर स्पेस नहीं दी है, ये एविडेंस है जो मैं आपको साथ ही बोलूँगी। आपको मैं जस्ट हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है इज़ नॉट द करेक्ट फीडबैक। ठीक है, तो इमीडिएट देना चाहिए एंड स्पेसिफिक देना चाहिए। ऑलराइट, चलिए 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सपोर्ट्स स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लर्निंग नीड्स? इनमें से कौन सा बच्चों की डाइवर्स नीड्स को बहुत, डाइवर्स नीड्स क्या होती है? अलग अलग तरह की ज़रूरतें। ओके, तो देखिए कौन सी चीज़ आपको बेस्ट सपोर्ट कर रही है। सेम टीचिंग मेथड फॉर ऑल, ऐसा तो हो नहीं सकता।
एक कपड़े सबके साइज़ के तो होंगे नहीं, वैसे एक मेथड ऑफ टीचिंग सबके लिए चलेगा नहीं। तो फ्रीक्वेंट टेस्टिंग, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, स्ट्रिक्ट क्लासरूम रूल्स, कौन सा क्वेश्चन आपका यहाँ पर प्रॉपर इसको सूट कर रहा है, कौन सा ऑप्शन? तो हर बच्चे के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए, मेथड्स होना चाहिए, सो इट इज़ कॉल्ड एज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। आपके घर में भी 3-4 बच्चे होंगे, अलग अलग साइज़ के कपड़े आएंगे, वैसे ही पढ़ाने के तरीके भी बच्चों की नीड्स के हिसाब से अलग अलग होने चाहिए। ऑलराइट, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a student performs poorly despite having ability due to fear of failure, the condition is known as। so एक स्टूडेंट क्या है, एबिलिटी होने के बावजूद अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको डर है अपने फेल्यूर का। सो इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे? लर्न हेल्पलेसनेस, एंजाइटी रिलेटेड अंडर अचीवमेंट, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, पुअर रीइंफोर्समेंट। ऑब्वियसली जब कभी भी हमें कोई इमोशन की बात आती है तो एंजाइटी होती है ना, अंडर अचीव होने का एंजाइटी है इस बच्चे को। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एबिलिटी होने के बावजूद फियर ऑफ फेलियर की वजह से परफॉर्म ना कर पाना इज एंजाइटी। ओके, चलिए 10th क्वेश्चन, continuous assessment that helps improving learning during instruction focuses on। continuous assessment helps improve learning। ओके, तो असेसमेंट कंटिन्यू क्यों हो रहा है? इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। सो वो भी कब? ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, यानी पढ़ाने के दौरान। तो ये बेसिकली किस चीज़ पे फोकस कर रहा है? सी, ये है आपका फीडबैक। क्यों चाहिए आपको फीडबैक? फीडबैक होता है इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर आप नहीं बताएंगे कि मेरे क्लासेस आपको कितने अच्छे से हेल्पफुल है, तो मैं शायद आपके लिए और अच्छा और न्यू कंटेंट ना ला पाऊँ, है ना। तो आप जब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दिस इज़ गुड, तो आई विल हेल्प यू इन दैट, है ना। सो स्टूडेंट्स से ज़्यादा बेस्ट कोई आपको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। सो यू आर माई स्टूडेंट्स, आपकी तरफ से होना चाहिए कुछ कमेंट सो दैट आई कैन इम्प्रूव मोर। सो आपको इससे क्या समझ आया? कंटिन्यूस असेसमेंट का मेन एम लर्निंग इम्प्रूव करना है, इसीलिए आपको देखिए यहाँ पर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस का वर्ड यूज़ हुआ है और कंटिन्यूस असेसमेंट है। कंटिन्यूस असेसमेंट सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, इफेक्टिव फीडबैक के थ्रू पॉसिबल होता है, रैंक और सर्टिफिकेशन के थ्रू ये नहीं होता। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, मैं इतने सारे क्वालिफाइड हूँ, बट क्या मैं पढ़ाने में भी अच्छी हूँ ये मुझे कौन बोलेगा? मेरे स्टूडेंट बोलेंगे, क्योंकि मेरी बात उन तक पहुँच रही है। सो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ आवर CDP सेशन। अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। सो इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब बताइए इनमें से कौन सा प्रॉपर है? ऑप्शन, each of the students were prepared, each of the students was prepared, each of the students was prepared, each of the students were prepared। अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? So option A is the correct answer. Option B is the correct answer. Each of the students was prepared. जब हम each every का word यूज़ करते हैं तो हम बेसिकली सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। He said I will complete the work tomorrow। सिंपल है, आपको इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ही सेड, कॉमा हटा दिया, दैट लगा दिया, एंड ही है इसीलिए आई जाकर आपका ही हो जाएगा।
विल ही रहेगा, है ना। विल जाकर आपका वुड हो जाएगा, ओके। विल आपका पास्ट टेंस में जाएगा तो वुड हो जाएगा। देन कंप्लीट द वर्क नेक्स्ट डे, सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ही सेड दैट ही वुड कंप्लीट द वर्क नेक्स्ट डे। चलिए 13th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। शी स्पीक्स डैश दैन हर सिस्टर। सो जब कभी भी आपको दैन दिखाई देता है तो आपको इजीली समझना चाहिए कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। सो मोस्ट तो नहीं होगा, कॉन्फिडेंटली भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इट इज मोर कॉन्फिडेंट। शी स्पीक्स more confidently than her sister. Sorry, option C is the correct answer. तो क्यों चाहिए यहाँ पर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, से कॉन्फिडेंटली नहीं आना चाहिए, नहीं कॉन्फिडेंटली ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब क्या कहेंगे, वर्ब स्पीक्स को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का फॉर्म होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि मुझे थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, बट ओके। स्पीक्स है ना, स्पीक्स एक वर्ब है, तो वर्ब को जब मॉडिफाई किया जाता है तो ऑब्वियसली आएगा आपका एडवर्ब। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए 14th वन, आइडेंटिफाई द एरर द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अब इसका देखिए, आइडेंटिफाई द एरर टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ये तो एक गलत सेंटेंस हो गया है, राइट। तो कहाँ जाना चाहिए आपको, अलॉन्ग विद हर आना चाहिए एक्चुअली। तो यहाँ पर अलॉन्ग विद हर नहीं है, तो आपका रॉन्ग सेंटेंस यहाँ होगा बी, ऑप्शन बी। चलिए 15th क्वेश्चन, विच सेंटेंस शोज करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। She is good in mathematics. She is good at mathematics. On or for. So option B is the correct answer. She is good at mathematics. Okay. Next 16th. Choose the correct passive form. Someone has stolen my bag. इस सेंटेंस का पैसिव क्या होगा, आप शुरू करेंगे लास्ट वर्ड से, माई बैग। हैज़ है तो आपका क्या आएगा, हैड बीन आएगा। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। हैड माई बैग हैज़ बीन स्टोलन, हैज़ है तो बीन आएगा, ओके। चलिए 17th वन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है बताइए। आपको इसमें मिलेंगे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। जब ये दोनों को कॉम्बिनेशन वाला सेंटेंस दिखाई देता है तो ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऑलराइट। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ठीक है। तो चलिए ये आपका है सी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट वी हैव चूज द करेक्ट वर्ड, द प्रिंसिपल अप्रिशिएटेड टीचर्स डैश अप्रोच। तो अब कौन सा आएगा यहाँ, इफेक्टिव आएगा कि अफेक्टिव आएगा। अफेक्टिव आपका होता है जज्बात से ताल्लुक़ रखता है या इमोशन से ताल्लुक़ रखता है, सो ई से जो आएगा वो करेक्ट होगा। जज्बात से भी रखता है, लाइक आपको कुछ चीज़ का असर होता है तो तब, ओके। चलिए नेक्स्ट इज 19, आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच, द क्लासरूम वॉज अ जू। अगेन इट इज़ मेटाफर, क्योंकि आप यहाँ इक्वल करके दिखा रहे हैं, इक्वालिटी बता रहे हैं, जू जैसी लग रही है क्लासरूम, ओके। चूज द करेक्ट ऑप्शन, बाय द टाइम द एग्जाम स्टार्ट्स वी डैश रिविजन। तो ये क्या है, बाय द टाइम यानी आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हो फ्यूचर में, उस टाइम तक हमारा रिवीजन हो भी जाता, लाइक वाइज यू आर टेलिंग, ओके। तो यानी आप फॉर एग्जांपल आज तो 8 है, आपका जो है एग्ज़ाम मान लीजिए 12 को होगा, तो तब तक आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हम किसी
फ्यूचर के वक्त में कंप्लीट हो जाने की बात करते हैं उससे पहले पहले, तो हम फ्यूचर परफेक्ट में बात कर रहे हैं। जब फ्यूचर परफेक्ट में बात कर रहे हैं तो विल के साथ हैव आएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। So with this we have come to end of our video. If you like the session, definitely hit the like button please, and thank you for watching again. All the best for your examination. Thank you.